अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121। इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द डेफिनेशन ऑफ कंसेंट इज गिवन। इसका राइट आंसर है सेक्शन 13, ऑप्शन नंबर 2। सेक्शन 13 में कंसेंट की डेफिनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होना मतलब कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेट होना, और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे होगा? बाय अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन का मतलब है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी एक पार्टी को बिना बताए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बाय नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है कि सब पार्टीज़ को एग्री करके, सब पार्टीज़ का कंसेंसस लेके अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस चेंज होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट अपडेट हो जाता है और बना रहता है, तो इसको कहते हैं बाय नोवेशन। ये अलाउड है, लेकिन अनऑथराइज ऑल्टरेशन अलाउड नहीं है। Now, when the consideration or object of an agreement is partially illegal, then the agreement becomes completely void. और ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 24 में। Now, under which section of the Indian Contract Act the agreement is defined? तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 2E, ऑप्शन नंबर 3। इस सेक्शन में एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। देखिए एग्जिस्टिंग गुड्स दो तरीके के होते हैं, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है, और असर्टेन गुड्स को हम स्पेसिफिक गुड्स भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटिंजेंट गुड। ठीक है, कंटिंजेंट गुड को फ्यूचर गुड भी कहते हैं, क्योंकि ये अभी डिसाइडेड नहीं होता। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, जैसे मैं सपोज एक फार्मर के साथ कॉन्टैक्ट करता हूँ कि मैं साल भर आपका मतलब आपकी जो भी खेती होगी, चाहे टमाटर की चाहे प्याज की, वो मैं खरीदूंगा आपसे। अभी टमाटर प्याज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो फ्यूचर में होंगे, वो कंटिंजेंट है। सपोज किसी भी रीज़न की वजह से, हो सकता है बारिश हो जाए या फिर जो सॉइल है वो उतनी फर्टाइल नहीं हो सकता है कि वहाँ पे कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो, तो वो कंटिंजेंट है कुछ कंडीशंस मीट होने पे, तो वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो एग्जिस्टिंग गुड्स दो तरीके के हैं, असर्टेन और अनअसर्टेन, और असर्टेन गुड्स को स्पेसिफिक गुड्स भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन इज विच टाइप ऑफ स्टिपुलेशन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सेक्शन नंबर 15 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, और ये है इम्प्लाइड कंडीशन, क्योंकि सेल बाय डिस्क्रिप्शन से अगर मैं किसी प्रोडक्ट को उसके डिस्क्रिप्शन से बेच रहा हूँ तो उसका मतलब यही निकलता है कि प्रोडक्ट उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही निकलेगा, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नाउ इन सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स द प्रॉपर्टी पासेस टू बायर व्हेन गुड्स आर असर्टेन्ड। ठीक है, एंड एप्रोप्रिएटेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका राइट आंसर है बोथ 1 and 2। Now next question, handing over of keys of the warehouse in which goods are lying by seller to the buyer means symbolic delivery। इसका राइट आंसर है symbolic delivery, ऑप्शन नंबर 3। Now next question, which of the following is wrong statement about agreement to sell। ठीक है, अभी एग्रीमेंट टू सेल दिया हुआ है सेक्शन नंबर 4 थर्ड क्लॉज में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट टू सेल, इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इसका ये स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ कंडीशन फ्री। एग्रीमेंट टू सेल में कंडीशंस होती ही हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने जो भी एक एग्जांपल लिया था प्रीवियसली, कि जैसे मैंने एक फार्मर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट किया है कि मैं उसे साल भर में उसकी जो भी प्रोडक्शन होगी टमाटर की प्याज की वो मैं सब खरीदूंगा, तो वो कुछ कंडीशंस होंगी। वहाँ पे हमारी सेल पूरी नहीं हुई है, वहाँ पे सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है, तो ये कंडीशन फ्री नहीं होती है, इसमें कंडीशंस होती हैं। ठीक है, और सपोज़ एक बायर जो है वो टाइम पे पैसे जमा नहीं कराता है, तो सेलर के पास पूरा राइट होता है कि वो अपने गुड्स किसी और को बेच सके, तो सेलर कैन रीसेल द गुड्स, ये सही बात है। और गुड्स में भी एग्जिस्टिंग और कंटिंजेंट टेनेंट, ये भी सही बात है। और द सेलर कैन ओनली सबमिट अ सूट फॉर डैमेजेस, ये भी एकदम राइट है। नाउ द कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। इंश्योरेंस कंपनीज गवर्निंग अ पर्टिकुलर एक्ट, इनकॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन बॉडी, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। देखिए इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इन सब के लिए एक अलग अलग एक्ट दिए हुए हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 इन जनरल हर कंपनी पे अप्लाई होता है। और अगर
ये स्पेसिफिक एक्ट्स जो होते हैं इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनीज़ के, अगर वहाँ पे उनके स्पेसिफिक एक्ट्स कुछ कहते हैं तो वहाँ कंपनीज एक्ट पीछे हट जाता है। इन जनरल कंपनीज एक्ट हर किसी पे अप्लाई होगा, लेकिन कुछ प्रोविजंस को लेके अगर बैंकिंग एक्ट में, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट में कुछ दिया हुआ है तो वो प्रोविजंस उन एक्ट के, स्पेसिफिक एक्ट के अप्लाई होंगे, कंपनीज एक्ट के नहीं होंगे। If you like my videos, then you can subscribe to my channel and you can also connect with me on different social media platforms. I have given this link tree link in my description box.